मात्रा इसमें ना हो। मैंने पढ़ा नहीं है बार, ये अभी आपके सामने आके इसकी फैक्ट्री मुझे समय नहीं मिला, लेकिन इस बात का मुझे पूरा अंदाजा है, इन्होंने आर्मेटिस का जिक्र किया नहीं होगा, मुझे इसमें कहीं वर्ड ही नहीं लिखा दिखा। जबकि नासा के ये न्यूज तो अब आई है, इससे पहले ही नासा का रिसर्च में देख रहा था, उन्होंने आर्मेटिस प्रोग्राम को काफी पहले इलैबोरेट किया था, और आर्मेटिस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 3 प्रोग्राम उसमें लिए। एक तो उसमें ये है कि मून का जो पानी है उसका इस्तेमाल डीप स्पेस मिशन के लिए किया जाएगा। पानी को वहां से कलेक्ट करेंगे, उसे तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ईंधन के रूप में काम करेंगे। लिक्विफाई हाइड्रोजन और लिक्विफाई ऑक्सीजन, लिक्विफाई तरलीकृत हाइड्रोजन और तरलीकृत ऑक्सीजन ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इनकी ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की क्षमता 1000 गुना ज्यादा होती है कम से कम सामान्य ईंधनों से। तो डीप स्पेस मिशन के लिए एक चीज। दूसरी, कमर्शियल उपयोग करना है चंद्रमा का, तो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो, इजी लैंडिंग कैसे हो। दूसरा, चंद्रमा का बेस के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए आगे के स्पेस मिशन के लिए। तीसरा, चंद्रमा पर रेयर अर्थ मटेरियल्स काफी मात्रा में उनके होने के साइन मिले। जो रॉक थी जो कि लेके आई गई हमारे यहाँ भी, मैं उस दिन जब पार्लियामेंट गया था तो मैंने वहां देखी, वो पार्लियामेंट में भी है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, चांद का टुकड़ा छोटा सा मैंने देखा था, काले रंग का था। हमारे यहाँ से चांद का टुकड़ा में गोरा गोरा कुछ दिखाते हैं, ब्लैक कलर का था। ये वो उसकी रिसर्च की गई, तो ये मिला कि वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स खूब मात्रा में पाए जाते हैं। उन रेयर अर्थ मटेरियल्स का कंजम्पशन कैसे हो, क्योंकि आने वाली जो तकनीकी है जिसमें 5G, 6G, 7G टेक्नोलॉजी, ये रेयर अर्थ के ऊपर ही चलेगी। रेयर अर्थ मटेरियल्स पृथ्वी पर सीमित है, समुद्रों में तो उनकी मात्रा ऐसी है जो ठीक-ठाक नहीं है, फिर चंद्रमा। तो जनरली मून का एक कमर्शियल वैसे उपयोग हो, इसके लिए ये सरकार का, नासा का एक कार्यक्रम है। $100 बिलियन उन्होंने इसके लिए तय किया है। इसमें ये सब पता नहीं, मुझे नहीं पता हाँ है, इसमें $100 बिलियन को उन्होंने लिखा है। तो आप ये सब देख लेना। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दो ही न्यूज आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड में केवल यही है हमारे हिसाब से। एक ये इसमें एक्सप्लेन, इसमें आ जाइए एडिटोरियल वाले पेज में, लाइट ऑन डार्क मैटर। डार्क मैटर के ऊपर इन्होंने चर्चा की है, और ये एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो आप इस वाले टॉपिक को ज्योग्राफी में इवोल्यूशन ऑफ स्पेस और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से आप जोड़ के देखेंगे। वहां से इसमें देखिए कि कैसे अर्थ की इवोल्यूशन हुई, स्पेस कैसे इवॉल्व हुआ, डार्क मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, और लाइट मैटर कितना है। पूरे स्पेस का, पूरे यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स में केवल जो लाइट मैटर है वो केवल पूरे यूनिवर्स का 1% या 2% है, 98% डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर एक डेड स्पेस जनरली कहलाता है, वहां पर किसी प्रकार का मतलब केवल अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, किसी प्रकार की भी गैसेज वगैरह वहां नहीं पाई जाती। तो एक बार इसमें डार्क मैटर को और इन्होंने चर्चा की है उसकी, और जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने इसको जोड़ के देखा होगा। हबल टेलीस्कोप के जो अभी रिसर्च आए थे, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो रिसर्च आए थे, जिन्होंने यूनिवर्स का पिक्चर खींची भी थी, और वो पिक्चर
करीब जो यूनिवर्सिटी खींची गई वो उस समय की समय में वो बहुत आगे की थी, मतलब समय में बहुत पीछे की थी। हमारे पास अब आई करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले की वो एक पिक्चर थी जो हम लोग तक पहुंची था। उस समय क्या चल रहा था यूनिवर्स में, उसकी वो एक पिक्चर। तो एक इसके ऊपर भी आप इसमें ज्योग्राफिकल रिसर्च, एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च के ऊपर भी आप इसमें ठीक ठाक पढ़ सकते हैं। आपके टॉपिक में जो है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के टॉपिक में, तो उसमें यूनिवर्स की इवोल्यूशन और साइंस एंड टेक से रिलेटेड 2-3 बातें हैं, आप उन्हीं को फोकस करके इस वाले को देख लेना। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। जिसको पढ़ना है ये ले सकते हैं। हिंदू किसके पास है? हिंदू है किसी के पास? नहीं, मेरे पास है, आप नहीं रखो अपने को, आप माफ करते रहिए। पहले पेज पे कुछ नहीं है। वर्ल्ड में आप यूएस वार्षिक एक बार देख लें, इंडिया चाइना रिलेशन, सॉरी चाइना यूएस रिलेशन और एशिया में चेंजिंग लैंडस्केप, इनको इस कॉन्टेक्स्ट में से आप देखें। एक ये आर्टिकल आया है ऑस्ट्रियन, फॉर्मर ऑस्ट्रियन पीएम का, केविन रूट का, उनका ये आर्टिकल ठीक है इसमें न्यूज में, जो लोकल न्यूज है इसमें, with multiple borders of disputes with India, China for a rocky period. एक ये 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, 5G सेल्स टू piggyback on poles holdings। तो एक बार इसे देख लेना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लोकल यूज में पेज नंबर 10 पे थर्ड इंडिजिनाइजेशन लिस्ट पास की है अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और 780 इसमें इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको इंडिजिनस लेवल पे भारत में बनाया जाएगा। तो आपको तैयार ये करना है द डिफेंस इंडिजिनाइजेशन इन इंडिया, भारत में रक्षा का देशीयकरण या रक्षा उत्पादन का देशीयकरण और उसके प्रभाव एंड द इफेक्ट्स, ये सेल्फ रिलायंस, रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे तैयार करना। केवल यही नहीं है, इसमें और भी कई सारे जो सब आर्टिकल्स हैं उन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। मेल नरिशमेंट के लिए प्रधानमंत्री ने बोला है, तो
आप एक तो यही समझिए कि मैल नरिशमेंट क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, और कौन कौन से भारत के वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा कुपोषित हैं, सरकार की कुपोषण दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्या स्थिति है। मैल नरिशमेंट आजादी के अमृत महोत्सव में एक किस तरीके से एक पोल के रूप में, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसमें भी है, तो आप देख लीजिए। इसमें जिसमें आर्टिकल में है कंसर्न अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेजेस, आधार और वोटर आईडी को अगर लिंक कर देंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो समस्याएं हैं इसको लेके ये एक आर्टिकल है। इसमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को बताया गया होगा, तो आप एक बार ये देख लें कि जोड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक सकारात्मक तो सब है ही। बाकी एडिटोरियल में तो कुछ खास मुझे लगी, आपको देखने लगे हुआ पढ़ लेना, बाकी और कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में दिया हुआ, जब आएगा तब देखेंगे, अभी उसमें कुछ नहीं है, जिसको चाहिए होगा ये ले लेना, चाहिए तो आगे बैठना। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मुझे ये निर्देश दिया गया है, आपको कहने का मुझे ये निर्देश हुआ है कि लड़के लड़कियों से पीछे बैठेंगे और लड़कियां लड़कों से आगे बैठेंगी, एक रो का बीच में गैप होगा, तो कृपया आप ऐसी व्यवस्था को बना लें। मेरी क्लास में तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन अगली क्लास में आप उससे अगली क्लासेस में ऐसी कोई व्यवस्था बना लेंगे, ठीक है ना। मुझे कहने का आपको निर्देश हुआ, लेकिन मैं भूल गया। लड़के पीछे वाली सीट्स पे या आगे वाली सीट्स पे जहाँ भी बैठे वो अपने आप निश्चित कर लें। मेघा सर आएंगे, आप उनसे इस बारे में चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद एक सीट को छोड़कर बाकी फिर बाद में आप लोग बैठेंगे। मुझे अभी ये बताइए, हम लोग इकोनॉमी में क्या कर रहे थे? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये गर्ल्स वाले सेक्शन में रह गया था, बॉयज वाले में हो गया था, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे, और बदलाव ये कर लेंगे सीआरआर बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो कि मैंने वहां पे ये लिखवा दिया है गलती से कि वो अपने पास रखना होता है, जबकि एसएलआर का निवेश बैंकों को अपने पास के में रखना होता है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है बैंकों के पास होती है, वो या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होगा, या गोल्ड में निवेश करके वो बैंक रखेंगे उसे, या किसी भी और कैपिटल एसेट में, ठीक है। तो इसे आप चेंज कर लें, जिनका हो गया वो चेंज कर लें, जिनका नहीं हुआ वो एसएलआर लिख लें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या सामूहिक तरलता अनुपात या एसएलआर। ठीक है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। तो इसमें लिखना यह वह अनुपात है, यह वह अनुपात है जिसे जिसे प्रत्येक बैंक को वैधानिक रूप से प्रत्येक बैंक को वैधानिक रूप से स्वयं के पास सरकारी प्रतिभूतियों में सोने में अथवा अन्य किसी
पूंजीगत आदेय में निवेश के रूप में रखना होता है, निवेश के रूप में रखना होता है। इट इज एन एसेट which is being kept by bank with itself, in the form of government security, gold, or capital asset with itself, or other capital assets with itself। ठीक है, ये 4 बेसिक टूल हुए आरबीआई के, जिनके माध्यम से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके महंगाई को या मंदी को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी थी? चलिए अब अगले पॉइंट से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से, ये तो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे जो अब तक हमने देखे। इसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटाता है या बढ़ाता है, इस तरीके से ऊपर नीचे करके वो क्वांटिटी के लेवल पर मेजर्स को अपना के महंगाई को नियंत्रित करता है, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कुछ उसके मेजर ऐसे भी हैं जो क्वालिटेटिव मेजर हैं, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, सुपरिटेंडेंट करने का काम करता है बैंकों को, अपनी इस अथॉरिटी का प्रयोग करते मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। जैसे साख की राशनिंग कर सकता है। राशनिंग का मतलब हर बैंक के लिए निश्चित कर दे, आप इतने से ज्यादा उधार नहीं दोगे, केवल इतना उधार दोगे। तो न केवल जो जब रेट निर्धारित करेगा तब तो ये परिमाणात्मक हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, लेकिन जब वो बैंक को भी निर्धारित कर देगा कि केवल आपको देना है और इतना देना है, 100 रुपए देने हैं, 200 रुपए देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने हैं, तब ये गुणात्मक होगा, क्योंकि ऐसा उसने किसका प्रयोग करते हुए किया? अपनी गुणात्मक अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए उसने ऐसा किया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे गुणात्मक या चयनात्मक कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करते हुए आरबीआई मनी सप्लाई को नियंत्रित कर लेता है। तो नेक्स्ट इसमें आप हेडिंग डालना है, सब हेडिंग जो भी हम लोगों ने किया था उसी के अकॉर्डिंग गुणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेजर्स, इसमें पहला लिखना चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। चयनात्मक को क्या कहेंगे? सेलेक्टिव क्वालिटेटिव कंट्रोल, सेलेक्टिव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। देखो चयनात्मक का मतलब क्या है कि यहाँ चयन करना है, तो बैंकों को चयन कर सकता है, बैंकों का आपको इस रेट में देना है, आपको इससे ज्यादा नहीं देना है, चयन कर सकता है किसी भी बैंक का राशनिंग के माध्यम से। तो आप इसमें लिखना, इस विधि के अंतर्गत वह बैंकों के लिए साख की मात्रा का चयन कर सकता है, बैंकों के लिए साख की मात्रा का चयन कर सकता है। अंडर दिस मेथड इट कैन सेलेक्ट the quantity of credit for every bank, ठीक है। एक काम तो ये कर सकता है इसमें। दूसरा इसी में ये कर सकता है, किसी बैंक को ये कह सकता है कि आपको कोई भी लोन देने से पहले उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, जब वो अनुमति प्रदान करेगा तब बैंक आगे लोन के लिए जाएगा। इसी में लिखना, इसी के अंतर्गत वह बैंकों के लिए पूर्वानुमति की व्यवस्था कर सकता है, बैंकों के लिए
पूर्वानुमति प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है। अंडर दिस मेथड टू, under this method too, RBI can hold to take prior permission for the banks to provide credit, credit, ठीक है। ये इसमें कर सकता है। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यूएशन लिखना, साथ की राशनिंग कर सकता है, it can rationing of credit, RATIONING, rationing ऐसे हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं और राशनिंग हिंदी, rationing of credit। ये 3-4 काम हैं जो उसके सिलेक्टिव कंट्रोल में आते हैं। नेक्स्ट लिखना है इसमें, दोनों सेम ही है, बस इतना अंतर है कि दूसरे वालों में वो दर भी डिफरेंशिएट कर सकता है। मान लीजिए कोई बैंक अगर ज्यादा ऋण दे रहा है, एसबीआई के पास ज्यादा पैसा है, बड़ा बैंक है, एसबीआई के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा ऋण दे रहा है लोगों को, तो उसे मना करे कि भाई ठीक है आप कम कहिए, या क्या करते हैं वो शार्पी राशनिंग करने की 100 रुपए आप देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है कि 100 रुपए भी दे रहा है और वो भी दूसरे बैंकों से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है, तो वो क्या करेगा, तो ये भी कह सकता है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट से कम पे नहीं दे पाएंगे। तो राशनिंग में न केवल वो धन का निर्धारण कर सकता है, बल्कि डिफरेंशिएट रेट भी निर्धारित कर सकता है बैंक को। जैसे रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक को नहीं लिया, अब कोई बैंक उससे कम पे तो देगा नहीं। मान लीजिए लेकिन कोई बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई, आरबीआई जैसा, एसबीआई जैसा बैंक है, तो उसके पास ज्यादा एसेट है, ज्यादा धन है, अगर वो मार्जिन यानी 0.001% के मार्जिन पे भी अगर इंटरेस्ट रेट देगा, लोगों को धन देगा, तब भी उसका प्रॉफिट बाकी जो इंडियन बैंक या बाकी के जो छोटे छोटे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया टाइप के बैंक, इनसे तो उसका मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और वो बहुत बड़ा है। तो ये एक डिसिमिलैरिटी या डिसफॉर्मिटी लेके आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्योंकि लोग क्या करेंगे, एसबीआई से ही लोन लेंगे, ऐसे में क्रेडिट जो है एसबीआई का ही जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए वो डिफरेंशिएशन भी कर सकता है, ये राशनिंग के अंतर्गत आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं होती ये बैंकों का नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। जनरली होता क्या है कि सरकार अपनी तरफ से इंटरेस्ट सब्वेंशन देती है। मान लीजिए अंबानी है, ठीक है, और वो कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं इंडिया में और उनको 5,000-10,000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसे लगाने से मान लीजिए 1 लाख रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, तो सरकार को 1 लाख रोजगार, एक तो सरकार के ऊपर रोजगार का जो दबाव है वो कम होगा, ऊपर से इनकम टैक्स सरकार की अर्जन बढ़ जाएगी, ऊपर से उत्पादन होगा तो जीएसटी सरकार का अर्जन बढ़ जाएगा, यानी सरकार का कई स्तर पे सरकार को लाभ मिलेगा अगर अंबानी किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को लगाएंगे। कहने का मतलब ये है अगर ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में हो तो इनडायरेक्टली इसमें लाभ सरकार का ही है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, वो अपने बैंक को ये कह सकती है कि
ठीक है आप पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आप लोन प्रोवाइड कराइए और उस पर अपने बिहाफ पर आप कुछ लोन का इंटरेस्ट का सबवेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए एसबीआई, उसको ये पता है कि उसका अगर वो इतना बड़ा पैसा उधार में देगा तो एक तो ये है उसका उधार सिक्योर रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट उसका पहले वो देखेंगे सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे देंगे, देखेंगे सब कुछ कि प्रोजेक्ट क्या है, लाभ में रहेगा नहीं रहेगा, स्टडी करने के बाद वो उसे फाइनलाइज करेंगे। और उसमें भी अगर वो लगातार समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तब भी उनको सबवेंशन मिलेगी, उसी तरीके से जैसे किसानों को मिल जाती है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन रहती है इसमें, सरकार के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी और बैंकर्स के लिए भी। बैंकर्स के लिए सिचुएशन ये है कि उन्होंने जो प्राप्त किया लोगों से उसे अच्छे से निवेश कर पाए, जिससे लोगों को वो ज़्यादा ठीक ठाक दे पाए, जो रेंट वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, उसे वापस ठीक ठाक लेवल पे लौटा पाए। तो गुडविल बैंकों में बनी रहेगी लोगों की, बैंकों के लिए ये लाभ है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो कर सकते हैं अपने बिहार पर इस चीज़ को। हाँ, ये जरूर है कि कोलेट्रल नहीं लगवाया जाता। इतना मैं जरूर मानूंगा कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई इंडस्ट्रीज के लिए जब लोन दिया जाता है तो किसी प्रकार की मॉर्गेज नहीं कराया जाता, किसी प्रकार की कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती। केवल प्रोजेक्ट स्टडी करने के बाद बैंक अपने लोगों से उसकी स्टडी कराने के बाद में अगर उसको ये लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, तो फिर बैंक अपने बिहाफ पर उसे फाइनेंस कर देता है बिना किसी कोलेट्रल। हाँ तो होता है, हाँ बिना बैंक के। आप मुझे बताइए कि इतने सीएमडीओ के छापे पड़े, चंदा कोचर जेल में गई, और उससे पहले एसबीआई की जो चीफ थी वो चीफ थे प्रदीप चौधरी, उनके ऊपर सीबीआई की रेड वगैरह हुई, कैनरा बैंक के थे, किसी और के थे, वो भी जेल में गए बिना। आप बस मोटे तौर पर सोचिए, किसी ब्रांच पे मैनेजर के बिना कोई लोन सैंक्शन हो जाएगा? या जो भी ब्रांच में काम करने वाले लोग हैं, अगर मान लीजिए ऑन पेपर्स, ऑन रिकॉर्ड या जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कौन करेगा? बैंक के या ब्रांच के लोग। अगर ब्रांच वाले चाहें और मैनेजर चाहे तो किसी को फाइनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी है। उन्हें कुछ ज्यादा देखने में कागज का लायबिलिटी कहीं नहीं होती, जनरली होता ही है। तो हमेशा क्या नीरव मोदी भागा पंजाब नेशनल बैंक का लेके, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक के लोग जेल नहीं गए ना? आप इसको देखिए कि जो मतलब बैंकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कितनी समस्या है। 25,000 करोड़ रुपए का उसके साथ वो ब्रांच व्यापार कर रही थी, और उसमें जो सबसे बेसिक कल्प्रिट था व्यक्ति, वो बैंक का एक क्लर्क था। केवल बैंक का एक क्लर्क उसे एलओपी दे रहा था, केवल एक बैंक का क्लर्क। क्यों दे रहा था वो? क्योंकि ब्रांच का मैनेजर भी को भी ये सब पता थी, उसको भी सब पैसे आते थे। सर्कल ऑफिसर में जो था उसको भी आते थे सर्कल में, जो रीजनल मैनेजर था उसको भी जाते थे, बाकी सबको ऊपर को जाते थे। लेकिन ये काम जो करने का है एलओपी वगैरह देने का, ये केवल क्लर्क वाला वो कर रहा था। फंसा कौन? सबसे पहले क्लर्क जेल में गया। तो होता सब ऊपर वालों कुछ ऐसे, लेकिन सबसे पहले जाते ही नीचे वाले। ये जनरल है, बिना किसी कर्मचारी के कोई भ्रष्टाचार, धोखेबाजी। और आपको क्या लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों को नहीं पता होगा ये सब? एक मिनट के लिए जरा सोच के देखिए, क्या सरकार इसमें नहीं, उनको नहीं अंदाजा होगा क्या चल रहा है? सब 25,000 करोड़ कब मांगता है ना? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब ये ऐसे थोड़ी भाग गए, ऐसे लोग इन्होंने नहीं, ऐसे भी सब कुछ होता है, ये करने वाले चाहिए।
चलिए एक इसमें नेक्स्ट है मोरल पर्सुएशन, नैतिक प्रभाव। अगला इसमें सब हेडिंग डालिए, मोरल पर्सुएशन या नैतिक प्रभाव। ठीक है, देखो नैतिक प्रभाव क्या है। नैतिक प्रभाव है कि वो अथॉरिटी, बैंकों का बैंक है, अथॉरिटी के रूप में, तब वो क्या कर सकता है, किसी को दिशा निर्देश दे सकता है और बैंकों को दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे, ये उसका नैतिक प्रभाव है। किसी बैंक को कह सकता है कि आप लोन नहीं देंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक को उसने मना कर दिया था और एचडीएफसी बैंक ने 2 महीने तक उसने किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे थे क्रेडिट कार्ड का जो पर्टिकुलर केवाईसी वगैरह का था। तो ये नैतिक प्रभाव का प्रयोग कर लेता है। मान लीजिए किसी को क्रेडिट देने के लिए मना कर दिया, तो बैंक देगा उसकी बिना मर्जी क्रेडिट नहीं देगा, वो पेनल्टी लगा सकता है। ये सब नैतिक प्रभाव के अंदर होता है। तो आप लिखना सामान्यतः आरबीआई बैंकों का बैंक होने के चलते, अपने नैतिक प्रभाव का प्रयोग करके बैंकों को ऋण देने से मना कर सकता है या बैंकों को ऋण संबंधी दिशा निर्देश दे सकता है। ऐसा लिखो, बैंकों को ऋण संबंधी दिशा निर्देश दे सकता है। आरबीआई कैन order to the bank by using its authority of moral persuasion, ठीक है। और मान लो अगर फिर भी कोई बैंक ना माने तो पनिश कर सकता है? नहीं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। अगर नहीं माने ना, पनिश करेगा, पेनल्टी लगा देगा। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि आदमी ने फला बैंक के ऊपर जुर्माना लगा दिया, ये उसी प्रकार से वो करता है। तो थर्ड इसमें आपको जो भी नंबर है लिखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई बैंक उसकी सलाह का अनदेखा करे, उसकी सलाह अथवा आदेशों का, दोनों लिखिए, उसकी सलाह अथवा आदेशों का अनदेखा करे, तब उसके विरुद्ध वह प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। तब उसके विरुद्ध वह प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। ठीक है। RBI has the authority if any bank does not follow its direction, then it could use direct action proceedings. It could use direct action proceedings and penalize them. ठीक है क्या? ये हमारी कंप्लीट हो गया आरबीआई की कुछ बातें। इसमें
उसको हम लोग उनकी चर्चा कर लेंगे। कुछ दरें हैं जो पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम दरों के ऊपर चलता है, जैसे प्राइम लैंडिंग रेट, बैंक रेट, रेफरेंस रेट, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और क्या है, और एक दो है, इनको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। स्विच ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो जनरली चर्चा में काफी रहती हैं, इनको एक बार देख लीजिए। तो आप इसमें हेडिंग क्या लिखते हैं, हेडिंग लिख लीजिए। वित्तीय प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण दरें, वित्तीय प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण दरें, सम इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, सम इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहला जिसमें लिखा बैंक दर, बैंक रेट, देखो रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट डिक्लेयर कर दी 6.75%, 6.75%। ठीक है, जब कोई बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाएगा तो आरबीआई के कुछ वर्किंग आवर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे, उसमें लोन प्रोसेसिंग करने में कुछ पेपर वर्क होगा, नहीं होगा, लोग काम कर रहे हैं वहां पर, अपना कुछ समय देंगे, नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेट, अब जिस रेट पर, एक्चुअल रेट पर लोन मिलेगा बैंक को, वो रेपो रेट से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आरबीआई क्या करेगा, उसका जितना समय लगा है उसकी कीमत को वो ऐड कर देगा लोन में। आएगा समझ में? मान लीजिए आरबीआई ने 25 बेसिस परसेंट और ऐड कर दी। अब बैंक को जो लोन मिलेगा वो 7.5 पे नहीं मिलेगा, 7% पे मिलेगा। रेपो रेट एक रेफरेंस रेट होती है, एक रेफरेंस रेट होती है आरबीआई के लिए। रेपो रेट पर ही लोन नहीं मिल जाता किसी बैंक को, ये एक संदर्भित दर है जिससे अलग अलग जो आरबीआई की दरें हैं वो निर्धारित होती है। ठीक है, जब बैंक लोन लेने के लिए जाएगा तब आरबीआई उसमें अपने कुछ वर्किंग आवर्स को ऐड कर देगा और जो उसकी खर्चा बढ़ेगा उसे वो ऐड कर देगा उस रेट में। इसलिए जिस दर पर किसी बैंक को, किसी वाणिज्यिक बैंक को वास्तव में लोन प्राप्त होता है, इसे हम लोग बैंक दर कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट वो रेट हो गई जिस पर उसे वास्तव में आरबीआई से लोन मिला। ठीक है, अब जिस रेट पर उसे मिला उस रेट पर तो वो किसी व्यक्ति को नहीं दे देगा, चाहे वो जो भी है। मान लो अगर वापस सरकार भी उसके पास लोन लेने के लिए आती है, जो कि सबसे उसका विश्वस्त कस्टमर है, वो भागेगा नहीं पैसा लेके, तब भी बैंक के कुछ वर्किंग आवर्स लगे जाएंगे उसमें। अब बैंक क्या करेगा, बैंक रेट में कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। अब 7.5% पर वो किसी अपने सबसे विश्वस्त ग्राहक को लोन देगा। कोई बैंक अपने सबसे विश्वस्त ग्राहक को जिस दर पर लोन देता है उसे प्राइम लैंडिंग रेट कहते हैं, प्रथम उधारी दर। प्रथम उधारी दर ही बैंक रेट। बैंक रेट एक रेफरेंस रेट का काम करती है बैंकों के लिए, जैसे रेपो रेट एक रेफरेंस रेट का काम करती है आरबीआई के लिए, वहीं से चीजें निर्धारित होगी। वैसे ही रेफरेंस रेट, बैंक रेट रेफरेंस रेट का काम करती है बैंकों की बाकी दरों के लिए। प्राइम लैंडिंग रेट वो रेट है
जिस पर कोई भी बैंक, प्रथम उधारी दर से कहते हैं, कोई भी बैंक अपने सबसे विश्वस्त ग्राहक को लोन दे। सबसे विश्वस्त ग्राहक वो है जो लेके ना भागे। और कौन नहीं लेके भाग सकता? तो सरकार। यानी सरकार को कोई भी बैंक जिस दर पर लोन देता है वो बैंक लैंडिंग रेट होती है, और वो बैंक रेट से हमेशा थोड़ी सी ऊपर होती है। मान लीजिए बैंक रेट 7% है तो वो 7.25% होगी, इससे कम नहीं। 7% तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जितने पर बैंक को मिला है वो उतने पर नहीं देगा किसी को। ये बात साफ है, क्लियर? गवर्नमेंट नहीं भागी ना, व्यक्ति को भाग गया, वो तो वही है, सरकार तो वही है। वो भागे राजपक्ष के, विक्रम सिंह के आ गए, वो भागे कोई और 12 सिंह आ जाएगा। सरकार को ये 2-3 बातें समझ में है नहीं? किसको नहीं है? क्यों समझाऊंगा? नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। वो जो कि पेंशनर है या जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं है वो देगा, आएगा। केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तो ही बंद हो सकता है, ऐसी स्थिति है तो उसे देने की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह जिनका सरकारी का फंड रहता है या ट्रेजरी से या सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिन लोगों को पैसा मिलता है, उन लोगों के लिए बैंक थोड़ी आसान दरों पर लोन दे देते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसीलिए बैंक लोन सस्ता होता है। हाँ, उनके लिए सस्ता होता है क्योंकि पैसा उनको उनकी बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी जो पेमेंट है वो होती है। क्लियर है कि हाँ, क्या समझ में नहीं आया? देखो, रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से। अब मान लीजिए जब बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाएंगे और आरबीआई उन सब चीजों को चैनलाइज करेगा तो आरबीआई के कुछ वर्किंग आवर्स लगेंगे नहीं लगेंगे? अब उन वर्किंग आवर्स का पेमेंट कौन करेगा? बैंक जो लोन लेने के लिए गया है वही तो करेगा जो लोन लेने के लिए गया है। अब रेपो रेट है मान लीजिए 6.75%, तो आरबीआई क्या करेगा? वो रेपो रेट को एक रेफरेंस रेट बनाएगा और उसमें कुछ बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर देगा। वो उसकी मर्जी है जो करे, 5, 10, 15, 20, 25। मैं कहता हूं उन्होंने 25% बढ़ा दिया, 6.25 से 7% उसने कर दिया। यानी अब जो बैंक को लोन मिला वास्तव में वो 7% पे मिला। इसी को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट वो दर है जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक वास्तविक रूप से आरबीआई से लोन प्राप्त करता है। साफ? नहीं, टाइम ये नहीं कि ज्यादा वर्किंग आवर लगेगी तो ज्यादा पे मिलेगा। वर्किंग आवर का मतलब मेरा ये है कि मैन पावर इन्वॉल्व होती है, लेजर वर्क, उसके फंक्शंस, काम सब, और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो लोग को आरबीआई तनख्वाह देता है, सैलरी देता है इसी काम के लिए। ये कैलकुलेट केवल इस बेसिस पर होता है जनरली कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। जब आप उसके पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो उसी दर पे नहीं देगा जिस दर पे उसने घोषणा की है, बल्कि अपने खर्चे को, वो होता है ना गाँव में कर्जा, कितने लोग जानते हैं कर्जा? कर्जा काट के देता है तो वो कर्जा पहले ही काट लेता है। कर्जा टैक्स पहले ही वो टैक्स काटेगा उसके बाद देगा। तो वो कर्जा क्या है कि भाई मैं आपके लिए, आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए हो, आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए हो, मैं अपनी कुर्सी से उठूंगा, उस अलमारी तक जाऊंगा, वहां से पैसे निकालूंगा, अपने हाथों को परेशानी होगी, बोझ लेके आऊंगा, वहां पे कट्टा रखा है बराबर नोटों का, उसको उठा के लेके आऊंगा अपनी कमर पे, फिर आपको दूंगा। तो पहले अपने लिए रख लूंगा, उसमें से एक वड्डी निकाल कर मैं रख लूंगा, बाकी जो बचेगी वो आपको दे दूंगा, लेकिन उसका जो ब्याज है वड्डी का वो आप ही को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आए हो, मैं नहीं आपके पास।
बातें आप लोग करते हो। एक तरफ तो बैंकों का बैंक मान रहे हो आरबीआई, है ना, मुंशी जी को ये कह रहे हो कि मुंशी जी अब आप आ जाओ, डंडा हमारा है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आप लोग ये दिमाग में नहीं रखते। इस तर्क को जब आप मुझे दे रहे हैं, वो रोलर, वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, रोस्टर ऑफ द रोस्टर, एक सही मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, वो डंडा भी मारेगा और लेगा भी और रोने भी नहीं देगा। नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। जनरली यही तो आप देखो, आरबीआई को जो प्रॉफिट आरबीआई के पास आता है वो कहां से आता है? क्या आरबीआई कोई लेन देन करने का काम करता है? नहीं करता। आरबीआई को जो प्रॉफिट मिलता है वो केवल इसीलिए मिलता है कि वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। तो ये बैंकों का फर्ज है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन के आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन है उनका फॉलो करे, और आरबीआई उसके बदले में उनसे कुछ चार्ज लेता है, वही उसका प्रॉफिट है जो भी सरकार को ट्रांसफर हो जाता है। फिर 1 लाख करोड़ के आसपास हर बार सरकार को देता है, हर साल काट लेता है, बिजली काट लेता है पहले का। हाँ, आएगा समझ में। वो बैंक डिसाइड करती है जिस रेट पर, देखो वो बैंकों के लिए अब जो रेफरेंस रेट हो गई वो बैंक रेट हो गई। अब बैंक रेट से कम पर या बैंक रेट पर भी किसी को नहीं देगा, क्योंकि बैंक आरबीआई के पास गया, वहां से बेचारा पैदल चल गया है, अब वो अपने आपके ऑफिस में बैठा, कोई आया लोन लेने के लिए, वो कहेगा बहुत पसीना बहा है, तो जिस पे मिला है उसको तो दूंगा नहीं, एसी का खर्चा और जोड़ूंगा मैं जो ऑफिस में चल रहा है। तो बैंक रेट में वो कुछ इंक्रीज कर देगा, जो भी इंक्रीज कर देगा उसे हम लोग पीएलआर कहेंगे, प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट की ये परिभाषा है कि ये वो रेट है जिस पर कोई बैंक अपने सबसे विश्वस्त ग्राहक को लोन दे। विश्वस्त ग्राहक का मतलब यहाँ से ये है जो पैसे लेके ना भागे, जिसके ऊपर आगे बैंक को पूरा भरोसा है कि वापस कर देगा, और ऐसा विश्वस्त ग्राहक केवल एक ही, सरकार। तो जिस दर पर सरकार को लोन देते हैं बैंक, वो प्राइम लैंडिंग रेट आधार किसे बनाते हैं, वो बैंक रेट को आधार बनाते हैं। बैंक रेट जैसे रेपो रेट आरबीआई के लिए एक रेफरेंस रेट है, वैसे ही बैंक रेट बैंकों के लिए एक रेफरेंस रेट है। जैसे कि बैंक रेट पर बैंकों को पैसा मिलता है, वैसे ही पीएलआर पर बाकी लोगों को पैसा मिलता है। सर, पीएलआर पे आरबीआई मॉरल पर्सुएशन लगा सकता है ना? इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि पीएलआर वगैरह सब डिसाइड होंगे रेपो रेट से ही। जो रेफरेंस रेट आरबीआई ने डिसाइड की है उसी से ही डिसाइड होगा, तो क्यों लगाएगा? एक सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है। प्राइम लैंडिंग रेट तो वो रेट है जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वस्त ग्राहक को या सरकार को लोन दे। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई को लोन दे। मुझे अगर आप लोग महंगाई की स्थिति है, मान लीजिए महंगाई कम हो गई, लोगों का पैसा होगा। अब आरबीआई का काम है महंगाई को नियंत्रित करना। अब वो क्या करे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए? तो बैंकों से कहे कि अपनी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे। तो बैंक क्या करेंगे? आरबीआई का पैसा जमा करेंगे? नहीं। अब जो बैंक आरबीआई का पैसा जमा करेंगे वो आरबीआई के लेजर में पॉजिटिव में चढ़ेगा, नेगेटिव में? लेजर वाले बताएं। जो जमा होती है बैंकों के लेजर में, आपका जो डिपॉजिट आप करते हो, ये बैंकों में नेगेटिव में आता है पॉजिटिव में? अरे लगे नेगेटिव में। देनदारी होती है वो बैंक को, जो आपने जमा किया है वो आप बैंकों के ऊपर आपकी देनदारी है, नहीं है? लोन तो दिया जाता है, पॉजिटिव में रखा जाएगा। जो
लोगों को, ग्राहकों को लोन दिया है वो लेवल में पॉजिटिव में दर्ज होता है, और जो लोगों का जमा है वो नेगेटिव में। जब आरबीआई के पास बैंकों ने जमा कर दिया तो आरबीआई को उधार हो गया, नहीं वो नेगेटिव में हो गया। दैट्स इट। जरूरत क्या पड़ती है उसे, वो तो सिस्टम बनाया है उसने जिससे वो महंगाई को, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके, बाजार से छोड़ सके तो रेपो रेट, एब्जॉर्ब कर सके तो रिवर्स रेपो रेट। दैट्स इट। ठीक है, इसमें दर ही लिख लीजिए। सबसे पहले बैंक दर, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को वास्तविक स्तर पर ऋण प्रदान करता है, वास्तविक स्तर पर ऋण प्रदान करता है। दिस इज द रेट, this is the rate on which RBI provide credit to banks in real terms, ठीक है। मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा दिया आरबीआई, मान लीजिए रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई, तो बैंक रेट बढ़ जाएगी नहीं, है ना, महंगाई कम हो जाएगी नहीं, बताओ। अरे बैंक लोन नहीं लेगी, लोन लेगी तो देगी नहीं तो मनी एक्सपेंशन रुकेगी, उल्टा क्या करेंगे लोग, जमा करना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ी हुई बैंक दर भी मुद्रा प्रसार को कम कर देती है। वो उल्टे से भी काम पकड़ सकता है ना, वो यूज ना करे रेपो रेट का, वो ये कह दे कि बढ़ी हुई बैंक दरों का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ी हुई बैंक दरों का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या किया, मनी एक्सपेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रा प्रसार पर, तो क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा नहीं। रेपो रेट अगर बढ़े तो मुद्रा प्रसार कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। तो यहाँ कह देंगे कि मनी एक्सपेंशन कम होगा, जिसके चलते इन्फ्लेशन कम होगा। साफ? तो ये जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो बैंक को तो लोन महंगे मिल रहा है ना, तो वो लोगों से भी लोन महंगे मिलेंगे, और जो वो एफडी वगैरह देंगे सस्ते, लोगों से जो प्राप्त करते हैं वो सस्ते में। भाई जो डिपॉजिट रेट है वो भी तो बढ़ जाएंगी ना, है ना, डिपॉजिट रेट बढ़ जाएंगी। बैंक जो जमा कराता है वो कम में कराता है, जो देता है वो ज्यादा में देता है। जब बैंक रेट बढ़ गई तो इसका मतलब बैंकों के लोन महंगे हो गए, लोग लेंगे नहीं, लेकिन डिपॉजिट रेट भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब बैंकों से पैसा निकल के आरबीआई में आना शुरू हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। देखो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएंगी, सीधी सी बात, तो दोनों की बढ़ेगी ना, देने की भी लेने की भी, ये एक ही बढ़ेगी। उससे ज्यादा में मिल जाए तो वो लोन भी ज्यादा मिलेगा। देखो रेपो और रिवर्स रेपो रेट दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है, दोनों में अंतर जो होगा वो बहुत माइन्यूट सा मिलेगा आपको। एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। जब हम लोग अगर उधारी दरें बढ़ा देते हैं तो फिर जमा की दरें भी बढ़ जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। इसीलिए लोग, अब मान लीजिए क्या ऐसा हो सकता है कि एफडी पर समान दरें रहें और उधार की जो दरें हैं वो बढ़ जाएं, बैंक बढ़ा दे? नहीं होगा। इतना अंतर हो सकता है कि उधार देने की जो दरें हैं वो थोड़ा तेजी से बढ़ जाएं और जमाओं की जो दरें हैं वो थोड़ा कम तेजी से बढ़ेंगी। लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे ही जमा की दरें बढ़ती हैं तुरंत से लोग पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, बैंकों के पास आना शुरू हुआ
बैंकों ने आरबीआई को देना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर बैंक रेट भी बढ़ी हुई है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ी हुई है, बैंकों को भी ज्यादा पैसा मिलना शुरू होगा, बाजार से पैसा स्क्वीज होकर बैंकों में जाना शुरू हो जाएगा, वहां से आरबीआई में जाना शुरू हो जाएगा। आरबीआई क्या करेगा? तो सरकार को उधार दे देगा, वो अपने पास थोड़ी रखेगा, उसे सरकार को उधार दे देगा। सरकार ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उधार लेगी, सरकार से जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई को मिलेगी वो बैंकों को वापस कर देगा, बैंकों को जो मिलेगी बैंक अपने ग्राहकों को वापस कर देंगे। बाजार से पैसा निकलकर बैंकों में, आरबीआई में और फिर सरकार के पास पहुंच गया, अपने आप मांगी अपने को। अब सरकार उसका क्या कर सकती है? उन जगहों पर उस पैसे को खर्च करे जहां तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता हो, है ना? जहां तेजी से उत्पादन बढ़ा, महंगाई अपने आप नियंत्रित हो गई। एक तरफ तो पैसा बाजार से निकल के बैंकों में आ गया, ऊपर से उत्पादन बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, महंगाई अपने आप नियंत्रित हो गई। ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया। तो आप इसमें बैंक का लिख लिया, अंग्रेजी में भी लिख लिया, अंग्रेजी में हो गया बैंक रेट। तो आप इसे एक नोट करके लिख लीजिए, बैंक दर में वृद्धि मुद्रा प्रसार को कम करती है। बैंक दर में वृद्धि मुद्रा प्रसार को कम करती है। इंक्रीज इन बैंक रेट decreases the money expansion. Increasing in bank rate decreases the money expansion. Clear? अब नेक्स्ट लिखना है इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? किस किस को पता है? अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आप इसे कौन थे? सभी थे। लेट आए होंगे। हुआ क्या था आपको ये नहीं पता? हुआ ये था उसमें जो आप लोग लेट, दूसरी एक कमी ईवीटी की जगह वहां पड़ गई। जितने हम लोगों ने सीटें अपने के लिए बुक की थी, अब ये सीट को भरने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा बच्चे हम लोगों ने बुला लिए। अब अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी वहां पर अंदर, तो व्यवस्था बनाने में क्या था? अब जिले के बच्चों की जिम्मेदारी एडीएम सर ने मुझे दे दी थी। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मुझे पहले ही कह दिया गया था। मैंने कहा ठीक है सर, आप निश्चिंत रहें, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अब यूरे के बच्चों की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर थी। इसके बाद ये हुआ कि कुछ बाहर वाले बच्चे आए वहां पे, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो अंदर उस समय, मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ, मैं उस समय अंदर सबको बिठा रहा था लाइन से, और सबको यही कह रहा था कि आप अपने फोन स्विच ऑफ कर दें। मुझे अंदर के बारे में बहुत ज्यादा मतलब बाहर का अंदाजा था नहीं उस समय, लेकिन बाहर कुछ बवाल की स्थिति बन रही थी। और वो जब बवाल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मुझे ये बाद में पता चला वो जो सीईओ थे उसने आके ले गया सबको बोला ना, सीईओ ने आके बोला एडीएम सर को
ये अभ्युदय के बच्चे, अब वो आगे जो थे वो बच्चे अभ्युदय के ही थे, पीछे जो थे वो काइट वाइट कॉलेज था उसके बच्चे थे, लेकिन जो बदतमीजी कर रहे थे वो काइट वाले जो थे बदतमीजी कर रहे थे, ऐसा मुझे पता चला। उन्हें ये लगा कि अभ्युदय वाले बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, एडीएम सर सीओ में आके कहा ना, क्योंकि आगे तो नहीं खड़े कर दिए, उनको ये लगा कि सारे अभ्युदय वाले हैं, तो उन्होंने सीओ में आके कहा एडीएम सर को कि सर अभ्युदय वाले बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है, आप बताइए क्या करें। एडीएम सर आ गए तो मेरे पास, वो पहले गए मेघराज सर के पास, मेघराज सर ने कहा मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, इसको वो नहीं करेगा। मैं दुख खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इस चीज का, इसकी बात मानते हैं लोग बच्चे, इसे भेजो सर। वो आए दिन से मेरे पास, क्योंकि उस समय टाइम हो रहा था मुख्यमंत्री जी के 2:30 बजे वाला, उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये अभ्युदय वाले जो मुझे उन्होंने यही कहा अभ्युदय वाले बच्चे ये तुम्हारे बच्चे आप लोग कर रहे हैं बाहर, तुम इन्हें समझाओ और इन्हें समझा के और उधर इनकी कोई व्यवस्था करो। मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये आई, मैंने कहा मुझे ये बात स्ट्राइक की कि मैंने कहा अभ्युदय वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन उनसे मैं क्या कहना, मैंने कहा चलो मैं भाग के गया पहले बाहर, मैंने देखा तो वहाँ कुछ बच्चे जो आगे थे वो अभ्युदय वाले थे, बाकी सब पीछे जो थे वो काइट के बच्चे थे। अभ्युदय वाले के जो बच्चे थे वो जेन्युइन थे, क्योंकि जिनको मिलना था वो उनमें से 4-5 लगातार जोर लगा रहे थे अंदर आने का, तो कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कड़ा रुख अपनाया, वहाँ से भगाया, लेके आया वापस, यहाँ बैठाए, इसे खुलवाया, व्यवस्था करवाई, खाने पीने की व्यवस्था करनी, एक बात रखी गई। मुझे एडीएम सर ने कहा उनको बोलो रिप्लेसमेंट वहीं आएंगे। अब ये बताइए कि मैं क्या कहता, मैं यही कहता। अब एक चीज मुझे ये जरूर लग रही थी कि यार अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो ये तुझे बोलेंगे कि ये मतलब अभ्युदय के बच्चों ने ये सब किया, और ये मैं नहीं चाहता था कि उस तरीके का कोई एक क्वेश्चन मार्क अभ्युदय के बच्चों के ऊपर आए, इसलिए मैं वो सब अपने ऊपर करके आपको लेके आया ना। लेकिन ये भी हुआ कि एक दो लड़के ने तो मेरे ऊपर मुझे कर दिया कि खैर वो मैं समझता हूँ मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है, उनकी बात जायज थी। फिर मैं जब यहाँ से दोबारा गया तो मैंने एडीएम सर को कहा, मैंने कहा सर हम लोग 25 से 30 सीटों की व्यवस्था कर सकते हैं अभी अंदर। मैंने सबसे पहले जाके सीटें गिनी, और देखो ये सब 10 से 15 मिनट में कर रहा था। मैं यहाँ से भाग के गया, वहां जाके सीटें गिनी तो 25 से 30 सीटें ऐसे थी जो खाली थी, लेकिन थी दूसरों की। मैंने एडीएम सर को कहा, मैंने कहा सर 25 से 30 सीटें, और वहां पर 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं, ये मैंने झूठ बोला कि 25 से 30 बच्चे वहाँ अभ्युदय के ऐसे हैं जिन्हें टैबलेट मिलने, जिनका सूची में नाम है और जिनके पास वो भी है, मैसेज भी है व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने कहा कि सीटें हैं यहाँ 25 से 30, मैंने कहा हाँ सर हैं। सीटें भी हैं, मैंने कहा हाँ सर हैं। उन्होंने कहा जल्दी से जाओ और बुला के लाओ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि खास तौर पर सबसे पहले ये ध्यान रखना कि किसी तरीके की कोई व्यवस्था ना हो। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ आया वापस, अब ये लड़के बुरा ना माने, लेकिन लड़कों की कुछ की हालात ऐसे थे कि वास्तव में जैसे वो सीधे ही खेत में से डायरेक्ट नहीं आ गया। वो मैंने कहा था कम से कम नहा के पाना, ऐसी स्थिति भी नहीं थी लोगों की। अब मेरे दिमाग में क्या आया,
अच्छा, लड़कियों का इस मामले में थोड़ा ठीक रहता है, नहा लेती हैं टाइम से ही। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट मेरा यही था, मैंने कहा लड़कियों को तो मैं सबको ले लेता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में पहले से ही एक दिशा निर्देश है कि लड़कियों की ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंट्री रखनी है, लड़कों की सीमित रखनी है, जिससे किसी तरीके का हाँ हो जाए ना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले तो उनको अलग किया जिनके 4-5 लोग थे वो, जिनको वास्तव में टैबलेट मिलने थे, जिन 5 ही थे वो, जिनके पास मैसेज थे, जो मैं 25 बता रहा था, क्योंकि उन 5 की मदद से मुझे उन 25 को लेके जाना था अंदर। मैंने 5 को सबसे पहले बाहर निकाला, फिर मैंने बाकी लड़कियों को बाहर निकाला। 1-2 लड़कियां भी ऐसी थी जो शायद जिनका मुझे उनकी ड्रेस बहुत सही थी, मतलब ठीक नहीं लगी, मुझे लगा कि ये पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था यही होगी, क्योंकि अदरवाइज तो पता चला वो मुझे लपेटने लगती तो फिर क्या होता। तो ये मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे लड़के ढूंढे जो नहा के आए थे, फिर मैंने उनको अलग किया, मैंने कहा आप आ जाइए। कुल मिला के 25 मतलब स्टूडेंट्स मैंने कर लिए, बाकी रह गए क्योंकि बाकी की और जगह ही नहीं। ये उस दिन हुआ। फिर मैं भाग के लेके गया हूँ, और उस दिन कुछ अच्छा भी ये हो रहा था, मतलब मेरे साथ ये थोड़ा सा अच्छा हुआ उस दिन। तुम मान के लाए कभी ऐसे नहीं लग रहे थे तुम्हारे थे, बहुत खराब हो गए। तो मेरे साथ उस दिन थोड़ा कुछ पॉजिटिव सा भी रहा कि एक तो ये था कि बाद में एडीएम सर ने जिम्मेदारी दी थी कि आपने देखना या बोले वालों तो मुझे फ्री पास थी मैं आने जाने का। एक दूसरे क्या हुआ कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वाले थे, एनएसजी वाले, वो ऐसे नहीं करने देते किसी को। उनको ये गलतफहमी हो गई कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। और उनकी उस गलतफहमी को पुख्ता 2 चीजों ने कर दिया। एक तो मैंने उसमें मेरे जो जूते थे वो बिल्कुल ब्राउन कलर के थे, जो कि पुलिस वालों के होते हैं। मेरी जो पैंट थी वो भी ब्राउन कलर की थी, मतलब खाकी थी वो। ये 2 चीजें ऐसी मैच कर रही थी। ऊपर से मुझे देखकर उनको लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब थोड़ा पर्सनैलिटी में तो उसी तरीके का कोई आता है, तो वो मुझे पूछ नहीं रहे थे तो मैं कौन। मैं तो वहाँ पे, इसलिए मैं जब वापस मैं आया वो बार, तो मैं विदाउट चेकिंग आया, विदाउट चेकिंग ही मैं गया। आप जब मैं 25 स्टूडेंट यहाँ से लेके गया, किसी की कोई चेकिंग नहीं हुई, नहीं कोई आई कार्ड किसी का चेक किया गया, नहीं किसी को रोका गया। तो जब मैंने ये हुआ कि जब मैं बाहर आया, वहाँ वो टाइट वाले आतंक बचा रहे थे और अभिनव बच्चों का नाम हो रहा था, ये अभिनव वाले कर रहे हैं, तो मैं ना थोड़ा सा मतलब मैंने सख्त हो गया। तो राजपूती वाली जो स्थिति है ना, वो आके मैंने भी गया। और पुलिस वाले जो पहले वो घबरा से रहे थे ना, उनमें दम आ गया, उनको लगा कि यार अधिकारी आ गया आपका। वो सारे तो मेरे पीछे, और उन्होंने कहा सर कह रहे बाहर निकालो इन्हें, और सबको उन्होंने धक्के मार के उन्होंने धक्के मारना शुरू कर दिया मेरे हाथ में। मैं समझ तो गया नहीं बड़ा हुआ था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे शरीर में रहने दो। नहीं, लेकिन हाँ ये था कि उस समय वो काम होना बड़ा जरूरी था। मेरे दिमाग में केवल एक ही यही बात थी कि अगर यहाँ कोई भी गलती हुई तो नाम अभ्युदय वालों का हो जाएगा, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का ही कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री आईसी के लिए गए, मेघरा सर के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। और इवन ये हुआ कि ऐसा मुझे बाद में पता चला कि मेघरा सर के साथ भी बच्चों ने बदतमीजी कर दी। अब मेघरा सर डर गए, अब वो नहीं जा रहे, वो कह रहे थे इसकी मानेंगे, इसको भेजेंगे। तो मेघरा सर तो जाके बैठ गए थे बाद में समाज कल्याण अधिकारी के साथ, वो बैठे रहे, वो नहीं उठे फिर उसके बाद।
और ये सब वहाँ उस दिन हुआ। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ की पुलिस वालों को तो लग रहा था कि मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से हूँ, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वाले ये मान रहे थे कि मैं यहाँ की पुलिस वालों का आदमी हूँ। तो एडीजी आए, तो उनके साथ में मुकुल शर्मा के शायद यूवी के साथ में, तो वो उससे पहले जिस रो में मैं खड़ा था उसी रो में वो 2-3 बार वो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे, सब ठीक है। तो क्योंकि चारों तरफ कमांडोज लगे थे, स्नाइपर्स भी थे वहाँ, आपने देखा नहीं था। पीछे के जो शीशे थे या कोई देखा था? नहीं, स्नाइपर्स नहीं देखा आपने, वो देखते नहीं किसी को भी, ऐसे कैसे दिख रहे हैं, दिख रहे तो स्नाइपर्स ही क्या है वो। आप, मैं बताता हूँ, जो मंच था, मंच के पीछे शीशे लगे हुए थे, ऊपर की तरफ 2 रो हैं, उसमें शीशे हैं, और वो शीशे इंटे हैं, मतलब उनमें अंदर से आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ से नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे पोजीशनिंग ली हुई थी स्नाइपर्स, तो वो उनको देखने के लिए आए थे। वो आए मेरे बराबर में खड़े हुए, तो खड़े होकर बोले कि व्यवस्था तो ठीक है एकदम से, और सिक्योरिटी लेवल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा हाँ सब ठीक। वो चले गए। अब उसके बाद पुलिस वाला ना मेरी तरफ देख रहा, वो जो सिपाही खड़ा था बराबर में, कि अब उसको भी यही लगा कि जब एडीजी आके इससे बात करके गया है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इसका मतलब ये आईपीएस ही है। तो वो फिर मेरे से दूर खड़ा हुआ पीछे, पहले वो मेरी बराबर भी खड़ा हुआ था। तो ये कुछ कोइंसिडेंट रहे बड़े इंटरेस्टिंग, और फाइनली ये हुआ कि अभी तक का कार्यक्रम बहुत अच्छा भी हुआ। और जब एडीएम सर गए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने मैनेज कर लिया। नहीं, ये लग रहा था कि मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं सच बताऊं मुझे क्या अच्छा लगा। मुझे ये अच्छी बात लगी है कि जिसने भी वहां कहा वो मुझे यही कह के कहा ये तुम्हारे बच्चे हैं, अभिनय के बच्चे नहीं कहा, ये तुम्हारे बच्चे हैं, जाके देखो ये तुम्हारे बच्चे शोर कर रहे हैं, ये तुम्हारे, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना, इनके फोन स्विच ऑफ कराना, ये कोई सेल्फी नहीं लेना। ये मतलब वो मुझे ये नहीं कह रहे थे कि अभिनय के बच्चे हैं। एडीएम सर मुझे जब भी कह रहे थे वो ये कह रहे थे तुम्हारे बच्चे, क्योंकि उनको ये पता था अभिनय और अभिनय का मैं, तो शायद वो अभिनय का नाम न लेके वो ये कह रहे थे तुम्हारे बच्चे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मुझे ये सोच के अच्छा फील हो रहा था कि कम से कम इतने सारे मेरे बच्चे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि मैं अब जब ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बढ़ा रहा था, मतलब मेरे मन में ये चीज आ रही थी कि यार मेरे बच्चे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी मेरी बढ़ गई थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ही मैं पूरे टाइम लगा रहा उस चीज को। कोई परेशानी किसी तरीके की ना आप लोगों को भी और काफी लोगों को भी, हमने अदरवाइज तो मिसमैनेजमेंट तो आप हो ही रहा। ये चीज मुझे बढ़िया लगी, मतलब ये चीज मुझे ठीक लगी, और फाइनली सब अच्छा हुआ। नेक्स्ट टाइम कोई कोई कार्यक्रम होगा तो इस बार की ग्रीवियंसेस थे आपके वो तुम्हें पहले बता देंगे, इस बार तुम अपनी सिलवाना, दूसरों के में पहन के आना, ठीक है? तुम्हें पड़ोसी के तार पे उतार लिए होंगे। पता नहीं उनके पैसे तो क्या वसूल होंगे, लेकिन ये है कि हाँ उसमें कुछ ऐसा भी था। वैसे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे देख के ही हो जाती है गलतफहमी, ये सच है, मुझे देख के लोगों को गलतफहमी हो जाती है। एक बार नहीं हुई है ये, पहले भी हुई है, कई बार हुई है। कोई इंसिडेंट ऐसे रहे हैं कि
मुझे देख के लोगों को गलतफहमी हो जाती है। और इवन एक और भी बात है, मतलब गलतफहमी केवल इस लेवल पर नहीं होती, गलतफहमी बहुत सारे लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी हो गई, और वो गलतफहमियां 2-3 साल तक चलती रही। जब कोइंसिडेंटली मुझे इस बात का पता चला कि ये गलतफहमी में जी रहा है बंदा, तो मैंने उसे जाकर बोला, मैंने कहा मैं ये नहीं हूं, इसमें कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, तो ये नहीं। मेरठ की सबसे प्रोमिनेंट डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, एम्स से गोल्ड मेडलिस्ट MD-DM, वो मुझे 2 साल तक यही मानती रही कि मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं। मैं उन्हें वो मेरी मैं उन्हें बहन मानता हूँ, वो मुझे अपना भाई कहती है, भाई मानती है हमेशा। मेरे की टॉप की फर्स्ट नंबर की MBBS MD की गोल्ड मेडलिस्ट है डॉक्टर अंकेश गुप्ता। मुझे 2 साल तक वो यही मानती रही कि मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ। और वो कैसे माना? मेरे फ्रेंड के पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, 2014 की बात है। मैं दिल्ली था, मेरा एक ही दोस्त है बचपन का, वो गांव से ही था। वो घबरा गया, उसने कहा भाई तू आ जा। मैं आया तो यही कहीं हॉस्पिटल में अपनी पेट्रोल की एडमिट किया हुआ था। मैंने उनकी कंडीशन देखी, कंडीशन देखने के बाद मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं रखते और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। प्रधानमंत्री की बात हुई, यही ठीक था। मैंने डॉक्टर अंकेश गुप्ता से बात की, उन्होंने कहा आप ले आइए, क्रिटिकल है 72 आवर्स, ये सब उन्होंने बताया। हमने उन्हें शिफ्ट कर दिया। रात को उनका ऑपरेशन होना था, स्कैन उन्हें डालने थे जो क्लास की उनकी हुई थी। अच्छा, इससे पहले ही यहाँ पर उन्होंने उनकी वो कर दी थी एंजियोग्राफी की सीडी देख ली थी मैंने। एंजियोग्राफी की सीडी देख के मैंने जो ब्लॉकेजेस थी वो पकड़ लिया था आर्टरी में। अब वो 2 ब्लॉकेजेस थी, एक आर्टरी एक में थी, एक आर्टरी दूसरी में। मैं उस सीडी को लेके गया तो रात को 9 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे, तब तक हम लोग शिफ्ट कर चुके थे। उनको टाइम मिला, उन्होंने वो सीडी देखी। तो जब वो सीडी को देख रही थी तब मैंने बता रहा था, मैंने कहा मैंने देखिए एक ब्लॉकेज तो ये है, एक ब्लॉकेज ये। अब कोई आदमी एंजियोग्राफी में सीडी को देखकर ये बता रहा हो कि आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ है और कितनी है, तो डॉक्टर को गलतफहमी हो ही जानी है कि डॉक्टर है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये है। उनके मन में वहीं से बात आ गई। उसके बाद जब ऑपरेशन उन्होंने एंजियोप्लास्टी का उन्होंने किया ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में मुझे बुला लिया। मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में रहा। जब वो तार डाल रही थी, यहाँ से तार डाला जाता है हार्ट में, यहाँ से थोड़ा कट लगा के यहाँ से तार डालता है अंदर। उस समय मैं वही था, तो वो तार को अंदर की तरफ अंदर ऐसे खींचते हैं जैसे नाली साफ करते हैं ना, नाली में रस्सी डाल के, तो ऐसे ही उस तार को डाल के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं वहीं खड़ा था उनके बराबर। मैंने कहा मैम तार नहीं जा रही। मैंने तो ये कहा मैम तार ये सही जगह नहीं गया। उन्होंने तुरंत मशीन के ऊपर देखा और वास्तव में वो तार एक दूसरी आर्टरी में वो चला गया। आर्टरी रप्चर होते होते बची, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। उन्होंने तुरंत तार खींचा। वो तार एक बार ही डाल सकते, दोबारा नहीं डाल सकते। तार दोबारा खींचा, दूसरा तार लिया और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा स्टैंड डाला। उनकी बात और पुख्ता हो गई। हम वापस आ गए, ऑपरेशन वगैरह हो गया, उनको शिफ्ट कर दिया। अब एक तीसरा मामला होता उसी समय, सुबह के 3 बज गए। उन्होंने कहा मैम ने कहा वो बैठी हुई अपनी केबिन में, मैं भी वहीं, हम लोग मैं वहीं था। उन्होंने कहा चलो कॉफी पीते हैं। हम लोग कॉफी पी रहे। इतने ही उनके जो इमरजेंसी वार्ड था वहां से वार्ड भाग के आया। उसने कहा मैम वो फला लेडी है और उनकी तबीयत बड़ी बिगड़ गई है,
उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि पता नहीं इनका मामला समझ में नहीं आ रहा। मैंने इनके सारे टेस्ट कर लिए, इनको हार्ट की किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, न ही इनकी शुगर कंट्रोल होती है। तो मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि इनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, बल्कि इनको किडनी में कोई परेशानी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तो मैंने सोचा ही। मैंने कहा आप एक काम करिए, इनका यूरिया और क्रेडिनाइन चेक कराइए। अगर इनका यूरिया और क्रेडिनाइन सीरम में इंक्रीज आया, इसका मतलब इनकी हार्ट, इनकी किडनी में किसी तरीके का इन्फेक्शन है। हो सकता है कोई गांठ हो, या हो सकता है किसी तरीके का अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग हो वॉल्स के ऊपर, तब भी ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर कैल्शियम अगर जम जाता है तब भी इस तरीके की। उन्होंने कहा तो मैंने सोचा ही नहीं। उन्होंने तुरंत वहाँ गई, उनको दवाई दी, और दवाई देने के बाद उनका यूरिन को ब्लड टेस्ट करने के लिए तुरंत दे दिया, ब्लड दी और यूरिन दी। वहीं है, हम फिर वापस आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा 1 घंटा लगेगा, रिपोर्ट आ जाएगी। हम लोग एक कप कॉफी पीते, सुबह 4 बजे, और सर्दियों की बात की, दिसंबर की बात है। रिपोर्ट आई, उनका यूरिया और क्रेडिनाइन इंक्रीज हो गया। उन्होंने कहा इनकी अब किडनी का चेकअप करेंगे। उन्होंने दोबारा डॉक्टर को लिखा। अगले दिन जो उनसे तो फिर मिला, उन्होंने मुझे मिलवाया। वो जो आंटी थी वो बात कर रही थी, जाट थी, 11 बच्चे थे। तो जब वो ठीक हो गई ना बिल्कुल, और 11 बच्चे थे, उनको 6 लड़के थे, 5 लड़कियां थी। एक उनके जो बेटे थे वो मतलब 2 बेटे 2 आए थे वहाँ। तो उन्होंने अच्छा हाँ, इसी बीच में क्या हुआ, क्या ये बात हंसी वाली बात है, लेकिन फिर उसी बीच में क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने, अब हम उनको उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट वगैरह उन्होंने लिख के दे दी, उन्होंने समझ गई तो इसमें किडनी में किसी तरीके की दिक्कत है। बाद में पता चला कि उनको किडनी में पहले कभी स्टोन था, वो स्टोन बाद में निकला, लेकिन जख्म के साथ निकला। उस स्टोन ने क्या किया होगा कि इन्फेक्शन वहां क्रिएट कर दिया, अंदर जख्म रह गया, बाहर से वो ठीक हो गया, लेकिन वो अंदर जख्म बढ़ता रहा, जिसकी वजह से वो नेफ्रॉन्स ने काम करना बंद कर दिया था, यूरिया क्रेडिनाइन इंक्रीज हो गए थे, उसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ने की वजह से हार्ट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। एक उनकी एज थोड़ी ज्यादा थी, कंट्रोल हो नहीं पा रहा था, वो खाने पीने को ज्यादा ध्यान देती नहीं थी, वो खाती जनरली ये दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं। जब वो मुझसे बाहर निकल के आई तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ था, तो गाड़ी से जा रही थी, गाड़ी है, तो वो मुझसे उन्होंने पूछा कि अच्छा मैं एक बात पूछना भूल गया, कहाँ के पास आउट है। तो मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और मैंने स्माइल करके, और मैं बताने वाला था कि वो जो दोस्त था उसने कहा मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से तो मैं भी हूँ, आपका ईयर कौन सा है? तो उसमें 2009 में आपने कर लिया। वो बोल रहा था, मैं अंदर से हंस भी रहा था, मुझे एक लग रहा था पिटवाएगा। उसके बाद वो चली गई, और मेरी और उसके बाद उनकी जब तक वो चले वहाँ पे ताऊजी, हम लोग की बातचीत हुई। बाद में वो मुझे इतना ज़्यादा नजदीक आ गया, वो मुझे भाई के तरीके से, उनका एक भाई, तो 4-5 बहनें, एक भाई छोटा ही था, तो वो मुझे उसी की तरीके से देखने लगे, उसी तरीके से मानने भी लगे। 2 साल तक वो इसी बात में उनको गलत फहमी रही कि मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, और इन रियलिटी उन्होंने कई सारे मामलों की चर्चा मेरे से की, और वो मेरा लक्ष्य था कि जिन बातों को मैं उन्हें सजेस्ट करता था वो निकल आती थी उसी तरीके से। तो ये एक कोइंसिडेंस, ये 2 साल तक चलता रहा। बाद में मैंने बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं ऐसा ही। मैंने कहा तुम्हें भी इतनी नॉलेज कैसे है? मैंने कहा ये नहीं, ये विषय चर्चा का नहीं है, ये हो जाती है मेरे 2 मिनट आगे थोड़ी रहता है।
अगली क्लास में बैंक रेट और मार्केटिंग जो बची है हमारी वो देख लेंगे। इतना रखते हैं आप। सर आपको करना है 5 मिनट और वो खत्म होगा नहीं।